हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे आज हम। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। तो सबसे पहले जो इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं, वो फॉर्म करना हम सीख रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं। तो देखिए किस फॉर्म में होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होनी चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। इस तरह से होनी चाहिए जहां पे ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर्स हैं बच्चों, है ना, और एक्स वेरिएबल है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इनको हम सॉल्व करना भी सीखेंगे। पहले तो हमें पहचानना है कि भाई कोई इक्वेशन आपको दे दी तो वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो बच्चों, जो आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रैक्टिस करने हैं आज के सेशन में। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। आपको होमवर्क के लिए दिया था मैंने कि यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं, और जिसने होमवर्क किया है बच्चों जल्दी से उसका आंसर आप इसका शेयर कर दें। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दोनों इंटीजर्स क्या होंगे ये आपको बताना है। बहुत सिंपल है बच्चों, है ना। तो जिसका आंसर यहाँ पे आ चुका है जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए आप। बाकी सॉल्यूशन इसका क्या होगा, देखिए क्या बनाना है हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनाना है। इस जो कंडीशन है इसका इस्तेमाल करते हुए, क्या कंडीशन यहाँ पे दी गई है ये देखेंगे। तो दो पूर्णांकों का जिक्र किया गया है, ठीक है, दो इंटीजर्स का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे लेट दी फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। तो पहले पूर्णांक को हमने x मान लिया। तो बताइए दूसरा पूर्णांक क्या होगा। एंड सेकंड, अब ये कंसेक्यूटिव है बच्चों, ठीक है। इंटीजर कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत। क्रमागत पता है ना आपको, लगातार जो होते हैं। जैसे एक इंटीजर अगर 2 हो गया तो क्रमागत दूसरा इंटीजर क्या होगा, 3 होगा, और फिर 4, ऐसे करके ये सभी इंटीजर्स क्या हैं, क्रमागत हैं, कंसेक्यूटिव हैं। तो मुझे बताइए अगर पहला इंटीजर आपका x है तो अगला क्या होगा। भाई लगातार होंगे तो एक ऐड हो जाएगा इसमें x, ये क्या हो गया x+1। ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब देखिए आपको प्रोडक्ट पता है। नाउ पहले तो गिवन देखिए दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कितना दिया है बच्चों, 306 दिया है। ये 306 इट इज गिवन, है ना, ये गिवन है आपको। लेकिन जो हमने यहाँ पे लेट किए हैं दोनों इंटीजर्स, इनकी हेल्प से क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये आ जाएगा x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306, है ना, 306। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर पहला ये हो गया, दूसरा ये होगा, दोनों को गुणा करके लिख दिया और दिया हुआ है 306, तो इसके बराबर हम लिख देंगे यहाँ पे। मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x का वर्ग प्लस x, 306 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है आपकी, यही आपका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए, है ना, सिंपल। तो अभी तो सिर्फ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल रहे हैं। अब आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें ये इक्वेशन हल भी करनी होगी, आपको सॉल्व भी करना होगा, और उससे x की वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अभी भाई स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम चीजों को, तो अभी इतना ही आप सीखें और
कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे फोकस करें। नोट डाउन कर लीजिए इसको, किसी को कोई डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे भी आपको क्या करना है, समझना है जो कंडीशंस दी हैं उनको, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। क्वेश्चन देखिए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज, यानी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये कंडीशन देती है आपको, जिसकी मदद से आप क्या करेंगे भाई, उनकी वर्तमान आयु आप ज्ञात कर देंगे। किसकी? रोहन की। तो अगर रोहन की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है तो उसको x मान लेते हैं, x ईयर्स मान लेते हैं उसकी प्रेजेंट एज। अब कंडीशन क्या दी है, अगर रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 3 साल पश्चात उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 3 साल बाद भाई जो x ईयर्स है उसमें 3 जोड़ देंगे। मान लीजिए अभी आपकी एज 20 ईयर्स है, तो 3 साल पश्चात आपकी एज कितनी होगी? 3 साल बाद अगर देखेंगे तो 3 ऐड हो जाएगा प्रेजेंट एज में, यानी यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अगर उसकी माँ की बात की जाए तो वो उससे रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। मतलब अगर उसकी माँ की एज पता की जाए तो हमें रोहन की एज में 26 जोड़ना पड़ेगा, यानी एक्स में 26 ऐड कर देंगे। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले रोहन्स प्रेजेंट एज हम एक्स मान लेंगे। लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर्स। ठीक है बच्चों, x ईयर्स उसकी प्रेजेंट एज को मान लेते हैं। अब देखिए रोहन की मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी वो चेक कर लेते हैं। एंड रोहन्स मदर्स एज, उनकी भी प्रेजेंट एज हम पता लगा रहे हैं। प्रेजेंट एज कितनी होनी चाहिए? रोहन से वो 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो रोहन की एज में 26 अगर जोड़ देंगे तो वो उसकी मदर की एज आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब सवाल में ट्विस्ट ये है, क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि हम बात कर रहे हैं 3 वर्ष बाद की, है ना, 3 years फ्रॉम नाउ। तो अब आप लिखेंगे आफ्टर 3 years, 3 वर्ष पश्चात रोहन्स एज, 3 वर्ष पश्चात रोहन की एज हो जाएगी x+3। होगी कि नहीं होगी? x+3 years, ये years है, इसको आप वेरिएबल मत समझ लेना। फिर रोहन्स मदर्स एज, ठीक है, रोहन की माता जी की एज कितनी होगी? अभी प्रेजेंट एज है उनकी x+26, 3 साल बाद इसमें 3 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? x+29, यही हो जाएगा ईयर्स। क्लियर है? तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की एज ये है, उसकी माता जी की एज ये है। तो अब देखिए, अगर हमसे बोला जाए कि 3 वर्ष पश्चात जो दोनों की एज है उसको गुणा कर दो, कर दोगे कैसे? x+3 इंटू x+29 मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि उनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो 360 है ना।
आप लिखेंगे इट इज गिवन that product of their age after 3 years is 360। 360 है, ये प्रोडक्ट है ना, और जो हमने लेट किया है उसका प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, जिसको हम 360 के बराबर पुट कर देंगे और उससे वैल्यू आ जाएगी। पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे कर। तो ठीक है बच्चों, यहां तक कर लिया सबने नोट डाउन। आगे करते हैं अब कंटिन्यू। तो देखिए, हमारे पास जो उनकी एज है 3 इयर्स बाद की, तो रोहन की है x+3 और उसकी मदर की है x+29 और इनका प्रोडक्ट 360 गिवन है। बराबर कर दिया हमने, बराबर रख दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² आ जाएगा प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 87 इज इक्वल टू 360 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, x² एज इट इज प्लस 32x प्लस 87 यहाँ पे है, 360 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए और इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। 360 में से 87 अगर घटा दिया कितना आ जाएगा, 273। तो x² प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही तो निकालना था हमको। ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने। अब देखा आपने अभी तक जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आई थी, है ना, इजी से मॉडरेट तक आपने देख ली है। तो इसमें सबसे जो बड़ी चैलेंज आपके सामने आएगी, आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें भी सबसे बड़ी चैलेंज यही होगी कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेक्टली बना पाते हैं या नहीं। अगर यहां तक कर लिया तो आगे आपका क्वेश्चन बहुत इजी रहने वाला है और इसकी प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही अच्छे से आप कर पाएंगे। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं जो कि थोड़े से अच्छे लेवल के हो सकते हैं, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको नोट डाउन करेंगे और इसकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। अब जो इक्वेशन बना रहे हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है। तो सिर्फ एक चीज पे फोकस करिए। ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. क्या निकालनी है आपको, स्पीड निकालनी है ट्रेन की। स्पीड बच्चों, है ना। तो ये तो पता लग गया होगा, ये क्वेश्चन है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से, है। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। आपको चाल नहीं पता, रेलगाड़ी की स्पीड नहीं पता कितनी है, ठीक है। तो किसी x स्पीड से मान लो रेलगाड़ी चल रही है और 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है वो। और दूसरा ये भी बोला गया है उसकी चाल समान है। ऐसा नहीं कि भाई कहीं पे कम हो रही है कहीं पे ज्यादा है, सेम स्पीड से वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दें, है ना, मतलब अगर उसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने के बाद 12 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। ये मैंने फॉर एग्जांपल दिया है, बाकी आपको तो x मान के करना है ना। तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले लेगी, है ना। हमें समय भी नहीं पता अभी कितना ले रही है ना, और ना ही हमें चाल पता है। हमें दो चीज पता है। क्या पता है, एक तो हमें
दूरी पता है, डिस्टेंस पता है कितना होता है, और दूसरा हमें भाई ये पता है कि अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर देंगे तो 3 घंटे अधिक लेगी। ये एक कंडीशन पता है जिसकी मदद से आपको इक्वेशन निकालनी है। चलिए फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो और बताइए क्या इक्वेशन आ सकती है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो इसकी स्पीड है उसको x मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर, है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने स्पीड मान ली। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कवर्ड ये है 480 किलोमीटर गिवन है बच्चों, है ना। तो मुझे बताइए कि क्या हम टाइम निकाल सकते हैं। देखिए स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम निकाल लीजिए। टाइम क्या होगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्या होगा, समय होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होता है ना। क्या होता है, समय बराबर है दूरी बटे चाल, है कि नहीं। ये समय होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 480 बटे x आवर्स, है ना। ये समय आ गया है। अगर स्पीड ये है और दूरी ये है तो समय हमारे पास इतना आ गया। लेकिन दूसरी कंडीशन में बोला है चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या है, कम है। तो कितनी आप उसका समय 3 घंटे अधिक लेती है ना। समय 3 घंटे अधिक लेगी। तो आप लिखेंगे इन सेकंड कंडीशन, कंडीशन क्या है, स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ये है तो आपका टाइम क्या होगा, टाइम बोला है 480 बटे x माइनस 3 प्लस 3 हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि 3 घंटे अधिक लेती है। यही बोला गया है 3 घंटे अधिक लेती है। तो जो ये समय आया है इसमें 3 घंटे और जुड़ जाएंगे। ये क्या हो गया, आपका टाइम हो गया। अब क्या करेंगे आप, ये समय आपने निकाल दिया है। तो अब मुझे बताइए कि इसका कैसे यूज कर सकते हैं आप, और एक इक्वेशन बनानी है कंडीशन को यूज करते हुए, है ना। तो पहले यहां तक आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश करिए इसकी इक्वेशन आप बना पाए। तो बच्चों यहां तक आपने कर दिया। देखिए मैं इसीलिए बोल रहा था कि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है, आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, क्योंकि इसमें आपका स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिए हमें पता है स्पीड है हमारे पास, टाइम है और डिस्टेंस का भी पता है, तीनों चीज पता है। तो इसकी एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी। क्या आपको पता है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यही है। कैसे है, देखिए अब वापस से यहाँ पे आ जाते हैं। आपने बोला समय बराबर है दूरी बटे चाल, चाल को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए तो समय इंटू चाल बराबर है दूरी, है ना। यही चीज तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका ध्यान देंगे। इसके बाद स्पीड हमारे पास कितनी है, x माइनस 8, स्पीड x माइनस 8 है। समय कितना है, 480 बटे x प्लस 3, और डिस्टेंस कितना है, 480, है ना।
अभी हमारे पास समीकरण नहीं आया है, लेकिन इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेंगे और सारी टर्म्स को एक साथ ले आएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप निकाल पाएंगे, है ना। तो ये देखिए सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, बाकी मैंने पूरा हल कर दिया है और ये आप होमवर्क में करके लाएंगे और बताएंगे इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या फॉर्म होगी। इसमें आप अगर सही से कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड सही से करेंगे तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो बच्चों ये होमवर्क जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।